एस.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 34. फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म मेड बाय अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस डेविएशन? तो यहाँ पे एक प्रिज्म अगर है उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम तो ये इस तरह से ट्रायंगल मिलेगा। और ये ट्रायंगल क्वेश्चन में कहा है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। वो एंगल 60 का होगा क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये जो मटेरियल दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 दिया हुआ है। और हमें कहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करो पहले तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया हुआ है इनमें रिलेशन क्या होता है? तो ये होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 और होल अगेन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए अपॉन 2। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया इसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि ए हमें पता है कि ए म्यू इज इक्वल टू ए रिलेशन है म्यू का एंगल ऑफ प्रिज्म का और डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन का। ये तीनों का ये रिलेशन एक कैसे आता है इसे डिस्कस करेंगे, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमें कहा है मिनिमम डेविएशन मतलब ये डेल्टा एम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.732 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 60 प्लस इस डेल्टा एम को फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये 1.732 ये किसकी वैल्यू है? ये √3 की वैल्यू है इंटू ए साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ ए 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 और ये साइन ऑफ 30 मतलब ये √3 इज इक्वल टू अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा इतना इज इक्वल टू साइन ऑफ ए 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये साइन का जो एंगल होगा इसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन का ऐसा कौन सा एंगल होता है कि जिसकी वैल्यू √3/2 होती है? ये ऐसा कौन सा एंगल होगा साइन का कि जिसकी वैल्यू √3/2 आती है? तो वो होता है साइन 60। ये होता है साइन 60 मतलब यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा एम 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 120। तो ये डेल्टा एम की वैल्यू ये 60 यहाँ पे जाके माइनस होगा तो ये आएगा 60। मतलब हमें जो मिनिमम डेविएशन का एंगल फाइंड करना था उसकी वैल्यू 60 आ गई। मतलब ए पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जब हम ये इसके बाद है जो अब हम ए देखेंगे कि ए किस तरह से आ गया तो उसी में हमें एक इक्वेशन मिलता है I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। ए इक्वेशन मिलता है। तो ए इक्वेशन किस तरह से आ गया ये हमें पता चलेगा जब हम इससे डिराइव करेंगे तब। अब I की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फॉर मिनिमम डेविएशन ए डेल्टा। अब जब कंडीशन होती है फॉर मिनिमम डेविएशन की, अब ये डेविएशन है मिनिमम डेविएशन की जब कंडीशन होती है तब I इज इक्वल टू ई होता है और ये डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है। तो I प्लस ई के जगह पे I रखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। मतलब ये 2I प्लस ए प्लस डेल्टा एम। तो इसका मतलब कि I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता है 60 प्लस डेल्टा एम की वैल्यू हमने फाइंड की 60 डिवाइड बाय 2। मतलब I इज इक्वल टू 120/2 ये आएगा 60 अगेन। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमने कहा था कि ये कहाँ से आ गया इसे भी डिस्कस करेंगे। तो हमने एक प्रिज्म होगा और इस प्रिज्म का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते तो हमें इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। इसे कुछ नाम देते हैं इस ट्रायंगल को ABC। इसे ABC कुछ नाम देते हैं। अब इसकी एक साइड होगी इस पर एक एंगल इंसिडेंस हो रहा है, इसे इस रे को कुछ नाम देते हैं PQ।
ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इस सरफेस को अगर हम नॉर्मल निकालते हैं, इस सरफेस को यहाँ पे नॉर्मल निकालते हैं, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल बनाएगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है तो इससे इस डायरेक्शन में चलना चाहिए था अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो, लेकिन प्रिज्म के कारण वो अवे फ्रॉम ए नॉर्मल से टुवर्ड द नॉर्मल मूव होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो एक इस साइड में चला मूव होगा, तो इस तरह से वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो इस सरफेस को भी अगर हम नॉर्मल निकालते तो अब वो बाहर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव होगा और प्रिज्म के बाहर आ जाएगा, मतलब इसे कहेंगे हम इमर्ज हो रहा है। तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल हो रहा है उसे इमर्जेंस एंगल कहते हैं। एक Q, तो इस पॉइंट को कुछ R नाम देते हैं, और ये S, तो इस तरह से PQRS ये उसकी जर्नी होगी, ये रे की। अब हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जाके वो नॉर्मल को जो एंगल बना रहा है इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे R1 कहते हैं। और ये रे अगर ऐसा रिवर्स कर देते तो ये इंसिडेंस होगा, ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पे इमर्जेंस होगा, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब जिस डायरेक्शन में चला है उसे अगर रिवर्स कर दे तो वो सेम पाथ फॉलो करेगा, तो इस केस में वहां पे ये आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो हमें अभी यहाँ पे जो तो इस तरह से फिगर मिल रही है, इस तरह से यहाँ पे फिगर मिल रही है, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये PQ एंगल, ये रिफ्रैक्टेड QR रे, ये इमर्जेंट रे यहाँ पे इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह से आ रहा है, मतलब इस तरह से जो जाना चाहिए था वो अब इस तरह से आ रहा है, यहाँ से इस तरह से आ रहा है, मतलब इतने एंगल से वो मुड़ रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से उसे पीछे की डायरेक्शन एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे उसका डेविएशन देख लेते हैं। अब इस फिगर में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ADAQDRA। तो इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं हम, इन क्वाड्रिलेटरल ADQR। तो इस क्वाड्रिलेटरल पर अगर फोकस करेंगे तो उनके सभी एंगल की एडिशन 360 होती है, तो उसमें से A परपेंडिकुलर निकाला है, A भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये दोनों की एडिशन तो 180 हो गई, मतलब रिमेनिंग एंगल जो हो गए उनकी एडिशन 180 आनी चाहिए। इसका मतलब ये एंगल, रिमेनिंग एंगल A प्लस दूसरा एंगल AD, मतलब ये Q, यहाँ का पॉइंट Q नाम दिया है, QD और ये पॉइंट R, तो एंगल QDR इनके एडिशन भी 180 आनी चाहिए, तो इसे एक इक्वेशन कहते हैं। अब इसी तरह से एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ADR, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं कि इन ट्रायंगल ये QDR, ये वाला ट्रायंगल QDR, इसे अगर हम देखते हैं तो तीनों एंगल की एडिशन 180 आनी चाहिए। तो ये एंगल R1, ये R2 और ये एंगल D, मतलब ये एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस ये एंगल ये QDR एंगल QDR, ये तीनों की एडिशन 180 आनी चाहिए, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे हम तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी लेफ्ट राइट साइड इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट साइड भी इक्वल आनी चाहिए। तो क्या है इसकी लेफ्ट साइड, एंगल A प्लस एंगल QDR इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट साइड एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QDR। तो एक QDR यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, उसे निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2, इसे इक्वेशन 3 कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ए एंगल देखते हैं, QA, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं MQMR। तो उस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल QMR, अब इस ट्रायंगल को ठीक तरह से देखेंगे तो ये ट्रायंगल, ये जो है QMR, तो ये जो एंगल है इसे हमने कहा डेल्टा, मतलब ये बाहर का एंगल हुआ इस ट्रायंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। अब एक्सटीरियर एंगल की एडिशन क्या होती है, उसके रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब ये इसका इंटीरियर एंगल, और ये बाहर के रिमोट मतलब दूर वाले इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला।
अब ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे, मतलब ये पूरा एंगल जो होगा ये इस एंगल का ही अपोजिट एंगल होगा, मतलब ये टोटल एंगल होगा I, और इसमें से ये R1 है, मतलब ये R1 चला गया तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो I माइनस R1 रहेगा, मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे इसे लिखते हैं I माइनस R1। इसी तरह से ये साइड और ये साइड इसका ये अपोजिट होगा, मतलब ये कंप्लीट एंगल E होगा, इसमें से ये R2 है, इसमें से ये R2 है, मतलब ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, रिमेनिंग एंगल E माइनस R2, तो ये होगा E माइनस R2, तो ये यहाँ का एंगल। तो रिमोट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दो रिमोट एंगल की एडिशन। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, I माइनस R1, I माइनस R1 प्लस यहाँ का एंगल E माइनस R2, इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा I माइनस R1 प्लस E, और ये माइनस R1 माइनस R2 से बाहर लेते तो ये आएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा, इज इक्वल टू डेल्टा। इस इक्वेशन 4 कहते, इस इक्वेशन 4 कहते। तो अब ये 4 इक्वेशन में यहाँ पे 3 का यूज करते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो यहाँ पे इसे पुट करते हैं, तो फ्रॉम 3 इक्वेशन 4 क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ये वाला है, इसकी वैल्यू है A, तो इसे A पुट करते हैं, इसे A को इस साइड में भेज देते, तो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो इसका यूज न्यूमेरिकल बनाने में होता है, ये हमने इसी न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट जो हो इसे यूज किया था, इसे पार्ट किया था, जब हमने कहा था कि इसे एक किस तरह से आ गया, इसे जब देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ से ये इक्वेशन उठाया था। अब हमें ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एंगल इस तरह से जाना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा था, ये उसका डेविएशन हो गया। अब ये डेविएशन किस पर डिपेंड होगा, तो ये जो एंगल इंसिडेंट हो रहा है वो कितने एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उस पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हम चेंज करेंगे तो उस तरह से ये डेल्टा भी चेंज होगा, उस तरह से वो डेल्टा भी चेंज होगा। तो हम ये कंडीशन देखने वाले कि ये डेल्टा जो है डेविएशन वो मिनिमम कब होगा, तो जब वो मिनिमम होगा उस कंडीशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए ये जो रे रिफ्रैक्ट हुआ था यहाँ पे, ये रे इस बेस को पैरेलल होगा, इस बेस को पैरेलल होगा। अब जब ये रे इस बेस को पैरेलल होगा उस केस में ये R1 की और R2 की वैल्यू सेम होगी, मतलब उस टाइम में हम लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2, उसकी एक वैल्यू होगी कुछ R। उसी तरह से ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये होगा आई किस तरह से बनेगा, इसे 5, तो इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 बिकम्स एक किस तरह से होगा, तो ये I प्लस E की जगह पे I लिखेंगे इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, अब ये डेविएशन कौन सा है, मिनिमम वाला, मतलब ये 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, मतलब यहाँ पे I इज इक्वल टू मिल रहा है हमें A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, तो ये इक्वेशन 6। उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन 3 यूज करते, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 A इज इक्वल टू ये R1 इक्वल टू R2, मतलब इसकी जगह पे R लिखेंगे, इसकी जगह पे R लिखेंगे, तो ये होगा 2R, मतलब ये R की वैल्यू मिल रही है A अपॉन 2, ये 7। तो अभी हमें यूज करना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इस म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, और ए साइन आर, आर की वैल्यू कितनी, ए डिवाइडेड बाय साइन आर की वैल्यू ए बाय 2। तो इस तरह से हमें ए इक्वेशन मिल गया।